कहानी की शुरुआत साल 1999 में जापान के एक विशाल न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है, जहां हजारों कर्मचारी रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। अचानक धरती की गहराइयों से भयंकर कंपन शुरू होता है। झटके इतने जबरदस्त थे कि पूरा पावर प्लांट कुछ ही पलों में मलबे में बदल जाता है। इसी हादसे में वैज्ञानिक जो ब्रॉडी अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने खो देता है। दुनिया इस घटना को एक साधारण भूकंप मान लेती है, लेकिन ब्रॉडी को पूरा यकीन था कि जमीन के नीचे कोई रहस्यमयी और विशाल जीव मौजूद है जो न्यूक्लियर रेडिएशन को अपने अंदर समेट रहा है। उसे डर था कि अगर इस रहस्य का पता समय रहते नहीं चला तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। करीब 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन ब्रॉडी उस हादसे को कभी भूल नहीं पाता। उसे अब भी विश्वास था कि उस दिन जो हुआ वह प्राकृतिक आपदा नहीं थी। वह चोरी छिपे प्रतिबंधित इलाके से आने वाले रेडियो सिग्नलों पर नजर रखता रहता है और एक दिन उसे फिर वही अजीब तरंगे मिलती हैं। अपने पिता की जिद और उनकी मानसिक शांति के लिए उनका बेटा फोर्ड आखिरी बार उनके साथ उस बंद इलाके में जाने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि पुराने घर से जरूरी रिसर्च डेटा वापस लाया जा सके। जब दोनों कई सालों से सुनसान पड़े इलाके में पहुंचते हैं तो उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। ब्रॉडी रेडिएशन मीटर निकालकर जांच करता है, लेकिन उसकी रीडिंग बिल्कुल शून्य होती है। यकीन करने के लिए वह अपना गैस मास्क भी उतार देता है और खुली हवा में सांस लेता है। वहाँ रेडिएशन का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उनकी नजर आसमान में उड़ते मिलिट्री हेलीकॉप्टरों पर पड़ती है। आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि जिस न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह उजाड़ होना चाहिए था, वहाँ अब तेज रोशनी, भारी सुरक्षा और गुप्त गतिविधियां चल रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गश्त कर रहे सैनिक दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें प्लांट के अंदर बने एक गुप्त रिसर्च बेस में ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ब्रॉडी और फोर्ड एक विशाल कोकून जैसी रहस्यमयी संरचना देखते हैं जो किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रही थी। उसके भीतर से लाल चमक निकल रही थी और वह आसपास बची हुई न्यूक्लियर ऊर्जा को लगातार अपने अंदर खींच रही थी। तभी लैब के मॉनिटरों पर उसकी ऊर्जा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। ये देखकर वैज्ञानिक डॉक्टर सेरेजावा भी समझ नहीं पाते कि अब आगे क्या होने वाला है। तभी गार्ड्स कई सुरक्षाकर्मी डॉक्टरों को बताते हैं कि उन्होंने 2 घुसपैठियों को पकड़ लिया है। जब वैज्ञानिक ब्रॉडी के पास मौजूद पुराना रिसर्च डेटा देखते हैं तो सभी हैरान रह जाते हैं। करीब 15 साल पहले रिकॉर्ड किए गए रहस्यमयी सिग्नल बिल्कुल उसी विशाल कोकून से निकल रही तरंगों से मेल खाते थे। इससे साफ हो जाता है कि ब्रॉडी का शक बेबुनियाद नहीं था। इसी बीच अचानक पूरे गुप्त बेस की बिजली बार बार झिलमिलाने लगती है। कोकून से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि पूरा भूमिगत परिसर जोर जोर से कांपने लगता है। कुछ ही पलों में वह रहस्यमयी जीव रिएक्टर में बची सारी न्यूक्लियर ऊर्जा अपने अंदर समेट लेता है। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर सेरेजावा उस जीव को रोकने के लिए उस पर भारी मात्रा में हाई वोल्टेज करंट छोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक भीषण धमाका पूरे बेस को हिला देता है। बिजली पूरी तरह ठप हो जाती है और चारों ओर घना अंधेरा फैल जाता है। अगले ही पल वह विशाल जीव अपना कोकून तोड़कर बाहर निकल आता है। उसका आकार इतना डरावना था कि उसके सामने हथियारबंद सैनिक भी बेहद छोटे और बेबस दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी जीव पूरे मिलिट्री बेस को तबाह कर देता है। चारों तरफ भगदड़ और विनाश मच जाता है। इसी अफरा तफरी में फोर्ड अपनी आंखों के सामने अपने पिता को ढहते हुए पुल के नीचे फंसते देखता है। वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर थे। इसी बीच वह विशाल जीव पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ जाता है और उसके पीछे सिर्फ तबाही और सन्नाटा रह जाता है। इस विनाश के बीच उस दैत्य को अचानक एक खास जैविक सिग्नल महसूस होता है। वह अपने विशाल पंख फैलाता है और तेजी से समुद्र की ओर उड़ जाता है। उसके जाने के बाद पूरा इलाका तबाही में बदल चुका था। हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना और नौसेना तुरंत पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लेती है। इस हमले में ब्रॉडी बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसके बाद फोर्ड और बाकी बचे लोगों को समुद्र में तैनात अमेरिकी नौसेना के एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचाया जाता है। वहीं डॉक्टर इशिरो सेरेजावा फोर्ड को एक ऐसा राज बताते हैं जिसने वर्षों से दुनिया से छिपे सच पर पर्दा डाल रखा था। सेरेजावा बताते हैं कि उनकी गुप्त संस्था मोनार्क दशकों से इन प्राचीन महादैत्यों का अध्ययन कर रही है। उनकी कहानी साल 1954 से शुरू होती है, जब एक अमेरिकी न्यूक्लियर पनडुब्बी गहरे समुद्र में मिशन पर थी। उसी दौरान उसका सामना समुद्र की अथाह गहराइयों में सो रहे एक विशाल और रहस्यमयी जीव से हुआ। बाद में इंसानों ने उसी प्राणी को गॉडजिला नाम दिया। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि यह सोवियत संघ का कोई गुप्त जैविक हथियार है, जबकि सोवियत संघ इसे अमेरिका की खतरनाक सैन्य परियोजना समझ रहा था। इसी गलतफहमी के कारण दोनों देशों ने न्यूक्लियर परीक्षणों के नाम पर उस जीव को खत्म करने की कोशिश की और उसके ऊपर कई परमाणु विस्फोट किए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस घटना की गहराई से जांच की तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। ये कोई इंसानों द्वारा बनाया गया राक्षस नहीं था, बल्कि करोड़ों साल पुराना एक प्राचीन जीव था, जिसकी शक्ति का स्रोत ही न्यूक्लियर ऊर्जा थी। उसे नष्ट करने की कोशिश में किए गए परमाणु विस्फोटों ने उसे खत्म करने के बजाय और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। परमाणु ऊर्जा ही इन प्राचीन जीवों का असली भोजन थी। इंसानों ने जिन परमाणु बमों से गॉडजिला को खत्म करने की कोशिश की, वही उसके लिए ताकत का स्रोत बन गए। दूसरी ओर म्यूटो इस धरती पर खोजा गया दूसरा विशाल प्राचीन जीव था। गुप्त बेस से निकलते समय उसने इतना शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ा कि सेना के लगभग सभी ट्रैकिंग सिस्टम एक पल में बेकार हो गए। काफी कोशिशों के बाद भी सेना सिर्फ इतना पता लगा सकी कि वह प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़ रहा चुका था। तभी समुद्र के बीच से एक विशाल लहर उठती है जो अमेरिकी नौसेना के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तक को हिला देती है। सभी को लगता है कि गॉडजिला सीधे जहाज से टकरा जाएगा, लेकिन वह बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके ठीक नीचे से गुजर जाता है। समुद्र किनारे खड़ा एक कुत्ता बेचैनी से लगातार भौंक रहा था। गॉडजिला अभी तट से कुछ दूरी पर था, लेकिन उसके विशाल शरीर की वजह से उठी सुनामी जैसी लहरें गोल्डन सैंड बीच को पार करती हुई शहर में घुस जाती हैं। कुछ ही मिनटों में सड़कें और इमारतें गंदले पानी में डूब जाती हैं। रात के अंधेरे में सेना आसमान में लाल फ्लेयर्स दागती है। उनकी लाल रोशनी में लोगों को पहली बार गॉडजिला की विशालकाय आकृति की झलक दिखाई देती है। वह नजारा इतना भयावह था कि उसका सिर्फ एक हिस्सा ही इंसानों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। उसी समय मिलिट्री अगली कार्रवाई की तैयारी में जुट जाती है। गॉडजिला पर सेना लगातार गोलियां और मिसाइलें दागती रही, लेकिन उन हमलों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके लिए इंसानों के हथियार मामूली थे। गॉडजिला का निशाना इंसान नहीं बल्कि म्यूटो था। कुछ ही देर में दोनों विशालकाय जीव शहर के बीच आमने सामने आ खड़े हुए।
सभी को लगा कि अब भयंकर जंग शुरू होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। गॉडजिला को देखते ही म्यूटो मुकाबला करने के बजाय वहां से भाग निकला और गॉडजिला भी उसका पीछा करते हुए समुद्र में उतर गया। मोनार्क के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पता लगाया कि नर म्यूटो अपनी मादा साथी की चुंबकीय तरंगों का पीछा कर रहा था। दोनों का उद्देश्य मिलकर अपनी नई पीढ़ी को जन्म देना था। उनके संकेतों के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि दोनों सैन फ्रांसिस्को में मिलने वाले हैं। इसी बीच सेना ने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। उनका इरादा था कि दोनों म्यूटो और गॉडजिला के एक जगह इकट्ठा होते ही वहां एक विशाल न्यूक्लियर बम विस्फोट कर दिया जाए ताकि तीनों महादैत्यों का अंत हो सके। लेकिन डॉक्टर सेरेजावा ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने समझाया कि परमाणु बम इन जीवों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उनकी ताकत और बढ़ा देगा, क्योंकि न्यूक्लियर ऊर्जा ही उनका भोजन है। इसके बावजूद सेना को अपने हथियारों पर पूरा भरोसा था और उन्हें लगा कि इतना शक्तिशाली विस्फोट कोई भी जीव सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन सच्चाई जल्द ही सामने आ गई। जब उस न्यूक्लियर बम को ट्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था, तभी विशाल मादा म्यूटो ने रास्ते में हमला कर ट्रेन रोक दी। उसने पूरे बम को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि वही ऊर्जा उसके अंडों के लिए पोषण बनने वाली थी।